हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सौरभ त्रिपाठी। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, उसके अलावा भी टॉपिक्स हम डीप में स्टडी करेंगे। इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का परीक्षण किस देश ने किया है? चाइना, रशिया, इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स। सही उत्तर है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका ने मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है और इसकी मारक क्षमता करीब 13,000 किलोमीटर तक है। ये न्यूक्लियर वारहेड को भी कैरी कर सकती है और इसमें है एक कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। आसान शब्दों में कहें कि मिसाइल आपके पास एक होगी, लेकिन इसमें आपके पास कम से कम 10 वारहेड होंगे। मतलब जब मिसाइल जाएगी तो 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और हर एक पार्ट अपने आप में एक मिसाइल की तरह काम करेगा और अलग अलग ठिकानों पे ये जाके स्ट्राइक कर सकता है। यानी एक मिसाइल लॉन्च करेंगे, उसके अलावा 10 पार्ट उसके डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और अलग अलग तरीके से कार्य करेंगे। तो इसका ये फीचर होता है, MIRV इसी को बोलते हैं। मैं आपको एक रेफरेंस इमेज दिखा दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चंस रिकॉल करने में आसानी रहे और मैं आपको मिसाइलों के बारे में समझा देता हूं थोड़ा थोड़ा। वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस होती है, 10 किलोमीटर तक की होती है। ये जनरली एंटी टैंक होती है, मतलब टैंक को प्रहार करने के लिए करते हैं। इसमें नाग मिसाइल है भारत की। शॉर्ट रेंज मिसाइल जो होती है वो 10 से 300 किलोमीटर तक की होती है। इसमें पृथ्वी 2 है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, आकाश है, सरफेस टू एयर और ब्रह्मोस मिसाइल इसी के रेंज में आती है। मैं आपको समझा देता हूँ सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्या है। अगर हमने यहाँ से फायर किया और सरफेस पे ही किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना है तो उसको सरफेस टू सरफेस करेंगे। सरफेस टू एयर जब बोलेंगे, जब हम सरफेस से फायर करते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय करते हैं एयर में। सपोज कोई इनेमी फाइटर जेट आ रहा है तो सरफेस टू एयर में हम उससे डिस्ट्रॉय करेंगे इस मिसाइल से, जिसको हम बोलते हैं आकाश मिसाइल। इसी प्रकार से मीडियम रेंज में आती है 300 से 1000 किलोमीटर तक। इसमें अग्नि 1 है। इंटरमीडिएट रेंज में 1000 से 5500 किलोमीटर आती है और ICBM में 5500 किलोमीटर से ज्यादा की होती है। आप इन रेंज को चाहे ना भी याद रखें, लेकिन ये जरूर याद रखें कि जिस मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से रेंज या उससे ज्यादा की होगी उसको हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलेंगे। भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है। ये 5500 किलोमीटर रेंज इसका बेसिक रेंज है। भारत के पास फ्यूचरिस्टिक अगर बात की जाए तो अग्नि 6 आने की उम्मीद है, जो कि बहुत ज्यादा हाई मारक क्षमता की होगी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाएगी। और तो ये रहे सारे मिसाइल्स। अभी कुछ ही देशों के पास ICBM की कैपेबिलिटी है। वो देश हैं US, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। यही देश हैं जिनके पास ICBM की कैपेबिलिटी है और बाकी देशों के पास नहीं है। ये थोड़ा सा मैंने दिखाया है। मान लीजिए आपका ये लॉन्च पॉइंट है, तो लॉन्च पॉइंट के इतने रेडियस के रेंज में ये मीडियम रेंज मिसाइल होगी 300 से 1000 किलोमीटर। इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें होती हैं 1000 से 5500 किलोमीटर, जिसमें अग्नि 3 आती है और ICBM होती है जो 5500 किलोमीटर रेंज से ज्यादा की होती है। आशा आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास की मेजबानी करेगा, जिसका नाम क्या है? ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। बेसिकली ये एयर एक्सरसाइज, इसको आप मान के चले ये वायु अभ्यास है। तो इसका सही उत्तर है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति का अभ्यास अगस्त इस साल किया जाएगा और इसमें भारत और बाकी देश भी आएंगे। वो देश है फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, UAE, यूनाइटेड किंगडम और USA। ये सारे देश आएंगे। इसको 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण दक्षिणी भारत में होगा और दूसरा चरण होगा पश्चिमी भारत यानी वेस्टर्न एयर फोर्स में। तो ये भारत का पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होगा। ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए है। और भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया अभ्यास, इसको देख के घबराइए मत, जस्ट मेरे साथ आप रिपीट करते रहिए। आप इसे पाएंगे कि बहुत आसानी से इसको आप रिकॉल कर पाएंगे आगे चल के। वायु शक्ति और गगन शक्ति ये डोमेस्टिक होती है, मतलब एयरफोर्स अपने आप में खुद ही करती है, अपने कमांड्स के बीच में करती है। ईस्टर्न ब्रिज होगी इंडिया और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के साथ होगी, ये इंटरनेशनल एक्सरसाइज है। दक्षिण प्रहार ये साउथर्न कमांड की रेडीनेस चेक करने के लिए थी। और गरुड़ बहुत याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया और फ्रांस की है। कोप इंडिया US, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स की यानी अमेरिका के साथ है। इंद्रधनुष इंडिया और यूनाइटेड किंगडम एयरफोर्स के साथ है। और पिच ब्लैक है इंडिया और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। तो तीनों याद रखें, फ्रांस, अमेरिका, UK और एयरफोर्स ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है उसके साथ हो रही है। डेजर्ट ईगल इंडिया और यूनाइटेड अरब इमाराट्स के साथ है। रेड फ्लैग जो हाल ही में अभी कंप्लीट हुआ है, अलास्का में हुआ था, भारतीय सेना गई थी यहाँ पे, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, ये अमेरिका कराता है। और ब्लू फ्लैग कराएगी इजराइल एयरफोर्स, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज संवेदना मतलब आप जानते ही हैं क्या है, एम्पैथी, और ये साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में है। इसका है, मैं इसको मतलब समझा देता हूँ क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ये सिर्फ मदद करने वाली एक्सरसाइज है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे है। अगर कोई बाढ़ से कोई देश प्रभावित हो रहा है या कोई भूकंप से प्रभावित हो रहा है तो उसकी मदद कैसे करें, इसकी भी एक एक्सरसाइज होती है ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन रहे फोर्सेस के बीच में। तो ये एक्सरसाइज उसी की है, संवेदना। हाल ही में चेज टेलीस्कोप के उपयोग करके वैज्ञानिकों ने नया सौर वायुमंडलीय घूर्णन पैटर्न खोजा है। चेज टेलीस्कोप किस देश का है?
यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और चाइना। तो इसका सही उत्तर है चाइना का है चेस टेलीस्कोप। आइए जानते हैं इसके बारे में। चेस का फुल फॉर्म है चाइनीज हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रल रेडियो हेलियोग्राफ। हेलियो शब्द का मतलब ही सूर्य से होता है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप हेलियो देखिए मतलब सूर्य यानी कि सन। इसका उद्देश्य था कि सन के रेडियो स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करना है, सोलर एक्टिविटी का पता लगाना और वेदर का पता लगाना। इसका हिंदी वर्जन भी यहाँ दिया गया है। सोलर रेडियो विस्फोट की निगरानी करना है, सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इंजेक्शन CME का अध्ययन करना है। बेसिकली ये सोलर मिशन का एक टेलीस्कोप है जिसमें सोलर फ्लेयर की स्टडी करेंगे, सोलर बर्स्ट की स्टडी करेंगे। एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज डाल दी है ताकि आप याद रख पाए। और खगोल भौतिकी में दिए जाने वाले 2024 कावली पुरस्कार के विजेता कौन है? खगोल भौतिकी यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स। सही उत्तर इसका रहेगा ऑप्शन डी, डेविड चर्वनियो और सारा सीगर को यह अवार्ड दिया गया है। थोड़ा सा ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले बात आप इसको जान लीजिए कि ये एक नोबेल प्राइज की तरह काम करता है, लेकिन ये सिर्फ 3 क्षेत्रों में दिया जाता है और वो है खगोल भौतिकी, नैनो विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस और न्यूरो साइंस। ये सिर्फ नोबेल प्राइज का इक्विवेलेंट है उसका। और ये पुरस्कार हमेशा 2 साल में दिया जाता है, दूसरे साल बाइनियल है। एस्ट्रोफिजिक्स में दिया गया था डेविड चर्वनियो और सारा सीगर को, जैसा कि हमने अभी देखा। नैनो साइंस में दिया गया है रॉबर्ट लैंगर और चार्ड मिर्किन को। न्यूरो साइंस में दिया गया है नैन्सी कैनविशर को, वर्निच फ्रेवाल्ड को और डोरिस चाओ को। ये तीनों को दिया गया है। ट्रायो को दिया गया है, ये 2 लोगों को दिया गया है, ये 2 लोगों को दिया गया है। आप इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2005 में स्थापित ये नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट्स और कावली फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। खीर भवानी मंदिर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? द खीर भवानी टेम्पल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। सही उत्तर है इसका जम्मू एंड कश्मीर किया जाता है। ये कश्मीरी पंडितों द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। खीर भवानी एक टेम्पल है, बहुत महत्वपूर्ण टेम्पल है जम्मू कश्मीर में, और वहां पे फेस्टिवल होता है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज अरुणाचल प्रदेश असेंबली स्पीकर? सही उत्तर इसका है तेसाम पोंगते, और इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उच्चारण इधर उधर हो सकता है। और ये 8वें असेंबली स्पीकर हैं। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं कैवल्या त्रिविक्रम परनाइक, और चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं, कुछ का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ब्रह्मपुत्रा, लोहित, दिबांग, धींग और सुबानसिरी, ये सारी नदियां अरुणाचल प्रदेश की नदियां हैं। 2024 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में भारत का स्थान क्या है? मैं बता देता हूँ, स्थान बहुत अच्छा नहीं है। अब यहाँ से आप उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये है 176, 176वां स्थान है। पर्यावरण कानून और नीति के लिए येल केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान सूचना नेटवर्क के लिए कोलंबिया केंद्र द्वारा किया गया है। अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप ये जानें कि ये येल यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका में है, ये उसी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 3 देश उभर के आए हैं सबसे बेहतरीन, वो है एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी। और एशिया में सिर्फ सिंगापुर टॉप किया इस रैंकिंग को। टॉप किया मतलब बहुत अच्छा स्थान नहीं है, लेकिन एशिया में बहुत अच्छा स्थान उसका है। तो भारत का स्थान है 176। हालांकि बहुत सारे पैरामीटर में इसको नापा गया था, उसके बाद एक रैंकिंग बनाई गई थी। हो सकता हो कुछ पैरामीटर में भारत ने बहुत अच्छा किया हो, कुछ में बहुत ही खराब किया हो, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग खराब ही दर्शा रहा है। इनोवेशन फॉर यू का 5वां संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? 5th एडिशन ऑफ इनोवेशंस फॉर यू हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ऑप्शन सी करेक्ट है, नीति आयोग द्वारा किया गया था। और नीति आयोग जैसा कि पता है, इसका हिंदी में नाम है भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है, ये पॉलिसी थिंक टैंक है, मतलब ये पॉलिसीज बनाता है पब्लिक के लिए, रिसर्च करता है कहाँ जरूरतें हैं, किस तरह की पॉलिसीज लाई जाएं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं यानी कि, और BVR सुब्रमण्यम इसके CEO हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कौन थे? अमिताभ कांत थे। अटल इनोवेशन मिशन AIM ने देश भर में नवाचार, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है, एक इनिशिएटिव है। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें है ऑप्शन ए सुबिया नलामुथु, इनको दिया गया है 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस ना करें इसे। एक थोड़ी सी जानकारी प्लीज इसको याद रखें कि ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उनका नाम था वी शांताराम। ये पहले बहुत ही लेजेंडरी फिल्म मेकर थे, उन्हीं के नाम से अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, बनाया गया है, और इनको सुबिया नलामुथु को अवार्ड दिया गया था। सुबिया नलामुथु ने बहुत बेहतरीन काम किया है टाइगर के दिशा में, टाइगर सेंट्रिक डॉक्यूमेंट्री बनाने में। और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जैसे कि टाइगर डायनेस्टी, टाइगर क्वीन और द वर्ल्ड्स मोस्ट
फेमस टाइगर। तो इस प्रकार से इनको ये अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नफरत फैलाने वाले भाषण का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 18 जून को मनाया जाता है। ग्लोबल विंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 15 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इसके द्वारा आयोजित किया गया था भारत में। और इसका जो थीम था भारत में वो था पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगर वैश्विक स्तर पे बात करें तो ग्लोबल विंड डे ऑर्गेनाइज किया जाता है विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस आप आइडिया रखें एक, और इस दिन को याद रखें कि ये 15 जून को मनाया जाता है। एक छोटा सा मैंने आपको इमेज जोड़ दिया है, रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। विंड टरबाइन है, ये इसमें पंखे घूमते हैं और यहाँ पे एक मोटर लगा होता है, यहीं से एनर्जी जनरेट होती है, उसको बैटरीज में स्टोर की जाती है। मेन पार्ट इसका यहीं पे होता है, पीछे जो लगा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज को मार्क कर ले। वर्ष का जोखिम प्रबंधक पुरस्कार किसे दिया गया है? द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड हैज बीन गिवन टू। तो ये है सही उत्तर, इसका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को रिस्क मैनेजर ऑफ द अवार्ड दिया गया है और ये पुरस्कार दिया गया है सेंट्रल बैंकिंग यूनाइटेड किंगडम द्वारा, यानी कि केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक है यूनाइटेड किंगडम, उसने भारत के आरबीआई को अवार्ड दिया है। व्यक्तिगत पहचान के लिए एआई टूल महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है, जिसका नाम है, एक फेशियल रिकॉग्निशन टूल है जिससे आप फेस को पहचान सकते हैं, और एक स्टार्टअप है जो पूरी महिलाओं द्वारा टीम द्वारा बनाई गई है। तो इसका सही उत्तर है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि एक एआई टूल है और इसको एक महिला स्टार्टअप द्वारा बनाई गई है। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति सम्मेलन में भारत का वोट क्या है? भारत हाल ही में अभी जो मीटिंग हुई थी वहां पे स्विट्जरलैंड में एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसी के बीच में एक पीस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वोटिंग होनी थी और भारत पोजीशन क्या थी, तो भारत ने इसमें वोटिंग नहीं की है, इसको अब्सटेंड किया है। इस सब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कैलकुलेशन के बेस पे वोटिंग करना है या नहीं करना है, ये देश अपने आप में डिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार से भारत ने इसमें अब्सटेंड किया है, ना तो वोट सपोर्ट में किया है ना विरुद्ध में किया है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आपके डाउट्स को आंसर करूंगा और आपके फीडबैक को इंप्लीमेंट करूंगा। इसके साथ साथ आप मेरे साथ बने रहें, मैं नए नए क्वेश्चंस लाता रहूंगा, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस लाने की कोशिश की जाती है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि सबसे अच्छे क्वेश्चंस ला के दूंगा, सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दूंगा और भी सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। आप पढ़ाई करते रहें, फोकस करते रहें एग्जाम्स पे, इधर उधर डाइवर्ट ना हो, अपने पढ़ाई में विश्वास रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।